व्यूवर्स, कॉटन फैब्रिक की एक्सपोर्ट को किस तरह से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं हम। हमारे जो प्राइजेस या कॉस्ट है वो बायर को बहुत अट्रैक्टिव लगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस हमें देनी है, ये कैसे देते हैं। यानी प्रॉफिट को हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबल रहें, अच्छा प्रॉफिट कमाएं और हमारा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सस्टेन रह सके, हम रिटेन कर सकें प्रॉफिटेबिलिटी को। ये कैसे होगा? इसकी स्टार्ट जो होगा वो, लेट सपोज हमें बायर से एक ऑर्डर मिला है, या इवन हम यहाँ पर साथ में एग्जांपल लेके चले लोकल मार्केट की भी। लोकल मार्केट के अंदर भी अगर हम कॉटन फैब्रिक को सेल करते हैं होलसेल मार्केट में, रिटेल के अंदर, तो या तो हम होलसेल मार्केट से लेंगे और रिटेलर्स को हम सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, या तो फिर हम मैन्युफैक्चर कराएंगे फैब्रिक और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को हम फैब्रिक सेल करेंगे, ठीक है, या किसी ब्रांड को या गारमेंट कंपनी को हम सप्लाई करेंगे। यही बिजनेस हो सकता है। और दूसरी एक कैटेगरी है कि हम फैब्रिक को बनवा कर एक्सपोर्ट करें। इस कैटेगरी को कहते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हम कॉटन फैब्रिक का बिजनेस कर सकते हैं और एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं। और अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बनाते भी हैं और एक्सपोर्ट भी खुद करते हैं, तो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से रिटेन किया जाता है कि हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन है या तो वो अच्छा रहे या पे बड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिव रहे, हम अच्छे प्रॉफिटेबल हमारा बिजनेस रहे हमेशा। अब देखें, जो होलसेल मार्केट से लेते हैं फैब्रिक, वो क्वालिटी के अंदर ना कुछ चेंजेस नहीं लेके आ सकते। उनको जो अवेलेबल फैब्रिक मिलेगा मार्केट में से वही लेंगे और सप्लाई कर देंगे रिटेल शॉप्स के अंदर, या गारमेंट कंपनीज को कर देंगे, या ब्रांड्स को कर देंगे, या डिजाइनर को वो सेल कर देंगे फैब्रिक। अच्छी क्वांटिटी होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हंड्रेड्स में मीटर्स में होता है, 1000 मीटर्स में होता है। तो इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, ताकि आप इस बिजनेस को स्केल अप भी कर सको। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो लेट सपोज एग्जांपल ले लो, हमें बायर ने एक इंक्वायरी भेजी है हमसे, उसने कहा है कि आप 15,000 कॉटन फैब्रिक कंस्ट्रक्शन यार्न काउंट जीएसएम फैब्रिक विड्थ सब चीज उसने हमें दे दी है, और हमें कहा है कि आप प्राइजेस कोट कर दें। और हम प्राइजेस कोट कर देते हैं। लेट सपोज हम उसे $3 पर मीटर फैब्रिक की कॉस्ट कोट कर देते हैं। हमारा बायर हमें बोलता है कि ये प्राइजेस जो आपने कोट किए हैं ये हाई हैं, इसको किसी तरीके से आप नीचे लेकर आए, क्योंकि और मैं कंपनी से, इंडस्ट्री से यही सेम इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे $3 से कम में प्राइजेस दिए हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मुझे $3 से कम में, लेट सपोज वो कह रहे हैं मुझे $2, उससे मुझे टारगेट दे दिया $2 में अगर आप दे सकते हो तो मैं आपसे लूंगा, और फिर आगे बात करेंगे आपसे, आपकी क्वालिटी मैं चेक करूंगा, सैंपल मंगवाऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइजेस $2 तक आप लेके आ सकते हो, तो फिर मैं आपसे ऑर्डर देने के लिए आपको तैयार हूँ, ठीक है। बट हमने कॉस्टिंग की तो हमारी कॉस्ट आई $3, हमने बायर को $3 दिए थे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो उसने बोला नहीं, $2 तक लेकर आए तभी मैं आपसे इंटरेस्टेड होऊंगा। अब ये $3 को मुझे $2 लेके आने हैं, इसके अंदर दो चीजें आपने देखनी पड़ेंगी। या तो आप $2 पे लाने के लिए आपको $3 में जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उसे कट डाउन करना पड़ेगा। एक हेल्दी अच्छे बिजनेस के अंदर आपका 25% जो होता है ये प्रॉफिट मार्जिन होना लाजमी है, और होना भी चाहिए, ठीक है। लोग तो 15 पे भी करते हैं, 10 पे भी करते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते, बिजनेस उनका क्राइसिस में चला जाता है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। अब यहाँ पर आप फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, लेबर की सैलरीज है, एम्प्लॉयज की सैलरीज है, और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। फिर कैगर होता है, एबिटा होता है, अगर आपने अच्छे लेवल पे कंपनी को लेके जाना है। अगर लोकल लेवल पे ही रखना है, इतने बड़ा कोई एक्सपोर्टर नहीं बनना, तो फिर आपको एबिटा और काइबर का कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप एक ट्रांजेक्शन ही एक्सपोर्ट की कर रहे होगे। बट लॉन्ग टर्म में स्केल अप बिजनेस करना है तो आपको हर एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो
पॉइंट हमारे पास क्या था कि बायर ने इंक्वायरी भेजी थी, हमने उसको प्राइस कोट किए $3, उसने बोला नहीं $2 तक लेकर आए। अब हमें $2 तक लेके आने के लिए दो सूरतें देखनी पड़ेंगी, या तो हमें प्रॉफिट मार्जिन जो 25% है उसको रिड्यूस करके हमें 15% तक लेके आना पड़ेगा। अब लेट सपोज हम लेके भी आ जाते हैं, हम 15% मार्जिन कर देते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन कट डाउन कर देते हैं, 10% रिड्यूस कर देते हैं, तो तब भी $2 तक नहीं आती है, वो आती है 2.50, यानी $2.50 तक मेरी कॉस्ट आ जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर तो मैं बायर को बोलूंगा, तो बायर बोलेगा जब मैंने एक दफा आपको बोल दिया मैं $2 तक आप लेकर आए तभी बात होगी। तो ये तो थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस बना होगा कि आप उसे $2.50 करके दिखा रहे हो, जब उसने दे दिया आपको टारगेट, तो अब आपको $2 तक लेकर आना है उसको। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है कि प्रॉफिटेबल कैसे रहना है, हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कैसे करना है, तो ये सारा हमारा मेन फोकस है। तो $2.50 में हमने अपना मार्जिन भी कट डाउन कर दिया, पर फिर भी $2.50 आ रहा है। अब हम और मार्जिन कट करेंगे, लेट सपोज हम 15% से रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट $5 पे ले आते हैं, तो $5 पे 5% पे, सॉरी 5% से 15% से हम 5% पे प्रॉफिट लेके आ गए और हमारी कॉस्ट आ गई $2। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो फेस होगा वो ये होगा कि $5 के अंदर, सॉरी मैं बार डॉलर कह रहा हूँ, 5% के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन, मेरा जो 5% प्रॉफिट मार्जिन है, इसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी सैलरीज है, लेबर्स को देना है मैंने, और अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि अब मैं $5 तो $5 5% में तो मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में तो नहीं प्रॉफिट टेबल भी नहीं हो सकता, ना मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपने बिजनेस को। तो अब मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर यहाँ मैं आपको बता दूं कि 5% क्या 0% पे भी प्रॉफिट पे, या -5% के ऊपर भी, यानी ₹100 की चीज बनने की जो लागत आती है ना, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सपोज करें ₹100, तो कई लोग ₹80 में भी काम कर रहे होते हैं, वो ऑर्डर कर रहे होते हैं लॉस में, ₹20 के लॉस में भी काम कर रहे होते हैं। ये क्यों कर रहे होते हैं? ये ₹20 जो होता है कस्टमर एक्वाइजिशन कॉस्ट होती है, कस्टमर को एक्वायर करने की भी एक कॉस्ट होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रिक्रूट करने की भी एक कॉस्ट होती है, किस तरीके से वो आपसे काम करना शुरू करे। तो हमारे यहाँ पर मेंटालिटी ये बहुत पाई जाती है, बल्कि पूरी बिजनेस वर्ल्ड में ये पाई जाती है कि आप कम प्राइस में बायर को अट्रैक्ट कर लो, फिर स्लोली ग्रेजुअली अपनी प्राइस इंक्रीज कर दो। सेम स्ट्रेटजी अगर आप ये यूज करते हो, आप $5 में तो आपने अट्रैक्ट कर दिया, बट आपको पता है ये 5% के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। 5% का जो प्रॉफिट मार्जिन मैं ले रहा हूँ ये काफी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी नहीं है। तो इसके अंदर मैंने एक्वायर तो कर लिया, बट जब अब मैंने कहा कि अब मेरे पास बायर आ गया है, मुझे लेना शुरू कर दिया, उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, मेरी क्वालिटी को भी अप्रूव कर दिया है, ठीक है, कंडीशन 1, उसने 5% के मार्जिन में पे आ गया, मेरी कॉस्ट $2 पे भी आ गई, मेरी सैंपल मैंने उसको भेजा, मेरा सैंपल भी अप्रूव हो गया, अब मेरे पास बायर ने ऑर्डर मुझे दे दिया, मैं उससे काम करना शुरू कर दिया। और ये ऐसा बार है, ये रिपीट ऑर्डर देगा, इसके अंदर $2 के ऊपर ये रिपीट ऑर्डर भी मुझे देगा, बड़ी अच्छी क्वालिटी भी मैं दे रहा हूँ। तो बट ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, या तो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर कुछ चीज समझ में भी आती है, क्वांटिटी भी उसकी इतनी नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं बाद में क्या करूंगा, 10-12 ऑर्डर के बाद मैं कोशिश करूंगा अपनी प्राइस को बढ़ाने की, दोबारा 15% के मार्जिन पे आने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो मैं 15% के मार्जिन पे जैसे ही आया, बायर इसको ऑब्लाइज कर लेगा, कोई नहीं करेगा, कह लो चलो ठीक है मैं अब कर रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, आपकी क्वालिटी सही है, 15% प्राइस इंक्रीज भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करेगा। या तो फिर वो क्या करेगा कि आपको छोड़ देगा और वो किसी और के पास चला जाएगा जो पहले $2 में दे रहा है। इसको वैसे लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, कि नुकसान, जिस तरह से भी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, $100 के अंदर अगर आप कोई चीज बना रहे हो और उसको ₹80 में बेच रहे हो, तो ये $20 का जो मार्जिन है जो आप लॉस में दे रहे हो, उसको लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है, कि कम प्राइस के अंदर कस्टमर को एक्वायर कर लेते हो और बाद में प्राइस बढ़ा लेते हो, अपना नुकसान पूरा कर लेते हो। बट यहाँ पर कई दफा बड़ी रिस्की सिचुएशन ये हो जाती है कि आपका बायर आ तो गया, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी आपने नुकसान में करके उसको बुला लिया, बट जैसी प्राइस की वो चला गया,
तो ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि आपने तो पहले तो ऑलरेडी नुकसान में किया था और अब बायर भी नहीं है आपके पास, वो भी छोड़ के किसी और के पास चला गया। तो इसको भी आपको मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन को ना छेड़ें, 25% प्रॉफिट मार्जिन को छेड़ें, तो फिर हम प्रॉफिटेबल कैसे रहेंगे? फिर हमारा $3 हो जाएगा, वो $2 में कह रहा है कि मैं $2 में ही आपसे लूंगा, मैं $3 में नहीं लूंगा आपसे। तो मैं $2 किस तरह से लेके आऊं? यहाँ पर फिर आपको थोड़ी सी प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा, कॉटन फैब्रिक को समझना पड़ेगा। कॉटन फैब्रिक जो होता है ये यान से बनता है, और कॉटन की दो टाइप्स के यान होते हैं। यान यानी कपास, एक होता है आपका ओपन एंड और एक होता है आपका स्पन यान। स्पन यान जो होता है इसका जो पूल होता है कॉटन का, ये क्लोज होता है, और इसके अंदर जो कॉटन होता है वो कॉटन का फाइबर जो होता है ना, वो 2.5 इंच से 7, 8, 9 इंच तक उसकी लेंथ होती है। जितना फाइबर यानी कॉटन फाइबर की लेंथ ज्यादा होगी, उतना ही आपका यान स्ट्रॉन्ग और स्मूथ और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बनेगा। फिर दूसरी टाइप कौन सी होती है? ओपन एंड यान। ओपन एंड यान का जो फूल होता है कॉटन का वो ओपन होता है, इसके अंदर डस्ट भी लगता है, वॉर्म भी आता है, कई दफा परिंदे आके इसके ऊपर चोंचे मार के इसके अंदर की कॉटन को तोड़ भी देते हैं, जिसकी वजह से ओपन एंड का जो फाइबर जो होता है इससे कंटेमिनेशन भी ज्यादा होती है। कंटेमिनेशन मींस इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसका फाइबर जो होता है ये छोटा होता है, 1.5 इंच से मैक्सिमम 2.5 इंच तक होगा, आपका 1 इंच से भी कभी कई दफा कम होता है इसका फाइबर। तो छोटा फाइबर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? लूज आपका जो स्ट्रेंथ होगी यान की ज्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसको समझने के लिए फिर आपको अब यान से स्पिनिंग को समझना पड़ेगा। या मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है? आपकी कॉटन होती है ना, वो फार्म में कल्टीवेट की जाती है, वहां उगाई जाती है, वहां से उस इंडस्ट्री को जिनिंग कहा जाता है। जिनिंग से ही आती है स्पिनिंग के अंदर। स्पिनिंग क्या होती है? स्पिनिंग में आपकी कॉटन से यान बनता है। यान धागे को कहते हैं जिससे शर्ट बनती है। एक धागा होता है जिससे हम सलाई करते हैं, उसको सीमिंग थ्रेड कहते हैं। तो जिससे शर्ट, टावल, बेडशीट, जीन्स, टी शर्ट, सब चीजें जो गारमेंट अपीयरल्स, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको यान कहा जाता है। तो कॉटन से यानी फाइबर से यान बनने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पिनिंग प्रोसेस। और स्पिनिंग पूरी एक इंडस्ट्री है, स्पिनिंग एक डिपार्टमेंट होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे पहला डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट ये होता है। ये अलग हो सकता है आपकी सिर्फ स्पिनिंग ही इंडस्ट्री हो, आप सिर्फ यान ही बनाते हो। तो ऐसी सूरत के अंदर जब आपका फाइबर से जब यान बनता है, तो यान बनने का प्रोसेस क्या होता है कि आपके जो फाइबर होता है ना, वो दूसरे फाइबर से ट्विस्ट किया जाता है, इनको आपस में लपेटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। ये ट्विस्ट प्रोसेस होता है। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करते हैं, तो आपके जो फाइबर होते हैं एक दूसरे के साथ लिपटते हैं और लिपट के पूरा यान बना देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था? ओपन एंड और स्पन यान। ओपन एंड का क्या बताया था मैंने? कि आपका 1.5 इंच का मैक्सिमम लेंथ होती है आपके फाइबर की। जब 1.5 इंच का फाइबर 1.5 इंच के फाइबर से ट्विस्ट होगा स्पिनिंग के अंदर, तो ये स्पिन होके जब यान बनाएगा ना, तो जहां जहां ये ज्वाइंट हो रहे होते हैं ना, वहां पर इनकी चोंचे फैब्रिक की सरफेस पे, यान की सरफेस पे आ जाती हैं, जिसको भूरापन कहा जाता है, या फिर आपकी सही टर्मिनोलॉजी है निपिंग्स आ जाती है, निप्स आ जाते हैं यान के ऊपर। और इस निप वाले यान से जब फैब्रिक बनता है, तो आपका फैब्रिक भी निप वाला फैब्रिक बनेगा, भूरा फैब्रिक होगा, उसके ऊपर भूरापन होगा। अब वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जब भी डाई केमिकल हम करेंगे, डाई करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो उस भूरेपन, उस निपिंग की वजह से जो आपका डाई केमिकल जो होगा वो फैब्रिक पे गिरेगा, गिरने से पहले वो निप्स के ऊपर गिरेगा, तो निप्स उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो ज्यादा अच्छी तरीके से पेनेट्रेट वो फैब्रिक की सरफेस पे नहीं करेगा, फैब्रिक पे नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी शेड वेरिएशन आ जाता है, इसको सीवी प्रॉब्लम कहा जाता है। और दूसरा जो होता है इसके अंदर एक सीवी को बेसिक कलर वेरिएशन कहा जाता है, एक शेड वेरिएशन भी फॉल्ट होता है जो आ जाता है आपका, जिसकी वजह से क्या होता है? कलर फास्टनेस नहीं आती है, क्योंकि आपके जो फैब्रिक में जो पेनेट्रेट कर गया है डाई, वो तो शायद ऑब्जर्व कर गया है, वो पेनेट्रेट कर गया अंदर, वो शायद ब्लीड ना करे, बट जो डाइस केमिकल जो निप्स ने ऑब्जर्व किया ना, ये जैसी वॉश में जाएगा आपका फैब्रिक पहली दफा यूज करने के बाद, ये ब्लीड कर जाएगा फैब्रिक, तो आपका सारा डाइस जो हो जाएगा वो निकल आएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये फैब्रिक में जाएगा, चूंकि ये बना हुआ किससे? शॉर्ट फाइबर से बना हुआ ओपन एंड के,
तो आपके ये और निप्स इसके ऊपर आ जाएंगे, मे भी शायद कहीं से ब्रेक भी हो ये, तो बहुत ज्यादा फैब्रिक हल्की क्वालिटी का हो जाता है। तो इसमें समझ, और अगर मैं स्पन यार्न की बात करूं, स्पन यार्न का तकरीबन 2.5 से 7 इंच 9 इंच तक फाइबर होता है। अब 7 इंच का फाइबर दूसरे 7 इंच के फाइबर से जब ट्विस्ट होता है तो आपके हर 7 इंच के बाद निप्स आएंगी, यानी इसका मतलब उस धागे के ऊपर निपिंग बहुत कम आएगी। और स्पन यार्न जिसपे निप्स कम होती है उससे जो फैब्रिक बनेगा उस फैब्रिक की सरफेस भी स्मूथ होगी, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। डाइंग प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोटरी प्रिंटिंग के लिए, डिजिटल प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा वो फैब्रिक है। क्वालिटी भी अच्छी होगी उसमें, ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होगी, और दूसरी एक बात है वो कलर ब्लीड भी नहीं करेगा। तो यहाँ से क्वालिटी को आप मैनेज कर सकते हो, क्वालिटी को मैनेज कर दिया तो प्राइस को भी मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आप स्पन यार्न से फैब्रिक बनाते हो तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। और ओपन एंड के से जो फैब्रिक आप बनाओगे यार्न से उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, उसके प्राइस भी लो है। तो अब आपको क्या डॉलर दिए थे उसने, $2। आपकी क्या कॉस्ट आ रही थी, $3। आपने एज्यूम करें स्पन यार्न के ऊपर कॉस्टिंग की थी तो $3 आए थे। सेम यार्न काउंट और सेम कंस्ट्रक्शन जीएसएम के हिसाब से आपने ओपन एंड के ऊपर वर्किंग की और कॉस्टिंग करके उसको दिया, तो अब आपके रेट आ गए $2। बट यहाँ पर आपने देखना कि ये ओपन एंड पे बना हुआ है, ओपन एंड के फैब्रिक के ऊपर निप्स होती हैं। अब इस निप्स को खत्म कैसे करना होता है ताकि आपका फैब्रिक जो है वो बायर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है सिंजिन प्रोसेस। सिंजिन प्रोसेस क्या होता है कि हीट फ्लेम के ऊपर से फैब्रिक को गुजारा जाता है। तो ओपन एंड यार्न के से जो फैब्रिक बना है उसके ऊपर जो निप्स आई हुई है, उस फैब्रिक को हम हीट फ्लेम के ऊपर से सिंजिन प्रोसेस करेंगे तो उस हीट फ्लेम की हीट से उसके ऊपर जितने भी निप्स होते हैं ये बर्न हो जाते हैं। तो फैब्रिक की सरफेस हो जाती है स्मूथ एज सेम एज स्पन यार्न। तो स्पन यार्न को एज अपीरेंटली आप देखेंगे, उसको हाथ लगाएंगे और ओपन एंड को जो सिंजिन प्रोसेस है निकला हुआ सेम क्वालिटी होगी। बट यहाँ पर एक चीज याद आपको रखनी है कि ये अपीरेंटली सेम होगा, बट जब ओपन एंड का फैब्रिक जो सिंजन प्रोसेस से भी गुजरा हुआ इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बट जैसे ये वॉश पे जाएगा ये इसके ऊपर निप्स आ जाएंगे क्योंकि इवेंचुअली इसके अल्टीमेटली इसके अंदर तो क्या है, ओपन एंड यार्न का फाइबर है, ठीक है, यानी शॉर्ट फाइबर है, वो सरफेस पे आ जाएगा, निप्स फिर आ जाएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे तो आप सेल कर दोगे बायर को अपना फैब्रिक, वो ले लेगा अगर वो नया है। और अगर वो पुराना एक्सपर्ट है, उस समझदार है, तो वो लैब टेस्ट करेगा आपको ऑर्डर देने से पहले। जो सैंपल आप उसको भेजोगे अप्रूव करने के बाद, $2 के आपने रेट दिए, अब बोलेगा सैंपल भेज दो उसको, वो लैब टेस्ट कर लेगा, डिप वॉश कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा, कलर फास्ट चेक करेगा। इसमें वेट क्रॉपिंग भी होता है, ड्राई क्रॉपिंग भी टेस्ट होता है, सारे टेस्ट कर लेगा, वो बोल देगा नहीं ये तो कलर ब्लीड कर जाएगा, तो ओपन एंड पे यानी पाइल्स भी आ रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ फंस जाओगे। बट ऐसा बायर जो आपसे क्वालिटी से रिलेटेड एज सच कोई बातें नहीं कर रहा, टेस्ट भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, आप उसको पहले एक्नॉलेज कर दो। आप बोल दो ये जो मैंने आपको वर्किंग करके $2 की जो मैंने आपको रेट दिए है ना, ये ओपन एंड पे दिए, इसका फाइबर शॉर्ट है, ये पहले वॉश के बाद 2-3 वॉश के बाद इसके अंदर निप्स आ जाएंगी फैब्रिक के अंदर। अब आपका जो बायर है उसका आगे जो कस्टमर है वो किस टाइप का है, क्या वो क्वालिटी कॉन्शियस है, तो वो तो फिर नहीं बोलेगा नहीं मुझे ओपन एंड पे नहीं, स्पन यार्न के ऊपर वर्किंग करके दो, स्पन यार्न को $2 पे ला के दो। अब यहाँ पर आप पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पन यार्न की कॉस्ट ज्यादा है, ओपन एंड की कॉस्ट कम थी, तभी आपने उसमें वर्किंग किया, सिंजिन प्रोसेस से गुजारा, फैब्रिक की क्वालिटी को बेहतर किया। बट अब फंस कहां है कि वॉश के बाद ओपन एंड फंस रहा है, स्पन यार्न नहीं फंसेगा आपका, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होता है, अब आपको एक तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि किसी भी तरीके से स्पन यार्न जो है वो आपको ओपन एंड यार्न के रेट पे मिल जाए। यानी स्पन यार्न अगर लेट सपोज करें ₹200 का है पर पाउंड, तो और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका जो ओपन हैंड है वो है ₹100 पर पाउंड, ₹100 का डिफरेंस है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ओपन हैंड आपको ₹100 पाउंड का मिल जाए, या कम से कम भी मिले तो 125 या ₹150 पर पाउंड मिल जाए आपको, यानी 200 से तो कम मिले, तभी आप $2 को कर पाओगे उसको चीफ। तो यहाँ पर फिर आपकी तीसरी चीज आ जाती है पीआर। आपकी अगर इंडस्ट्री के अंदर पीआर है,
अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रीफ एक आइडिया देता हूँ कि यार्न इंडस्ट्री होती क्या है। एक होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक होती है यार्न इंडस्ट्री। कई दफा ऐसी कंपनीज होती हैं जो यार्न भी खुद बना रही होती हैं और फैब्रिक भी खुद बना रही होती है, एक्सपोर्ट भी खुद कर रही होती है। ऐसी कंपनी को बोलते हैं वर्टिकल कंपनी, ठीक है। और ऐसी कंपनी जो बाहर से यार्न देती है, अपने पास को स्टिच करती है और यानी उसको वीव करती है, डाई करती है, प्रिंट करती है, स्टिच करती है, पैक करती है, एक्सपोर्ट करती है। फिर कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास सिर्फ स्टिचिंग होती है, कटिंग और स्टिचिंग होती है, पैक करती है और एक्सपोर्ट कर देती है। तो वो वीव और डाइंग प्रिंट बाहर से आउटसोर्स करती है। अब खैर ये तो डिफरेंट एक चीज हो जाएगी, बट हम यहाँ इस वक्त हमारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी का, कि हम प्रॉफिटेबल किस तरह से हमेशा रहें। अब आपको इसके से आपको यान के सिस्टम को समझना पड़ेगा कि यान इंडस्ट्री का किस तरीके से ये रजीम जो है किस तरह से काम करती है। आपकी जो स्पिनिंग कंपनी होती है ना, ये यान बनाती है और डेली जितना भी ये कंपनीज यान बनाती है ना, इनसे पूरा का पूरा यान जो होता है ना वो ब्रोकर्स खरीद लेते हैं। अब टेक्सटाइल कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट स्पिनिंग कंपनी से नहीं खरीदती है, वो खरीदती है आपका ब्रोकर से, ठीक है। क्यों नहीं खरीदती हो डायरेक्ट स्पिनिंग कंपनी से? क्योंकि वहां पर आपको फिर पूरी बल्क में पूरी प्रोडक्शन, आज की जितना भी ऑर्डर उन्होंने प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, वो सारा खरीदना पड़ेगा। बट आपकी तो रिक्वायरमेंट है 15,000 केजी और उन्होंने बनाया 2,000 केजी, तो सॉरी 2 लाख केजी, तो 2 लाख केजी तो आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको जो ऑर्डर मिला है उसके अंदर 15,000 केजी यान यूज होगा। तो ऐसी सूरत में आप ब्रोकर के पास जाते हो जो आपको 15,000 केजी भी दे देगा, एक बोरा भी दे देगा जो 48 केजी का होता है। तो आपको कम क्वांटिटी में भी चाहिए तो वो आपको ब्रोकर देगा, स्पिनिंग कंपनी नहीं देगी, वो आपको बल्क में देगी और आपको एग्रीमेंट एक करना पड़ेगा, आप डेली लिया करोगे। तो वो तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑर्डर बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप ब्रोकर के साथ जितनी आपकी पीआर होगी, तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, एक और बात आपको यहाँ समझनी है। डॉलर के और गोल्ड के रेट जिस तरह से डेली नए आते हैं ना, इसी तरीके से कॉटन यान के और यान के सारे यानों के रेट डेली नए आते हैं। आज अगर 100 रुपए पर पाउंड के रेट थे, तो कल हो सकता है 120 रुपए पर पाउंड हो, या हो सकता है आज 100 रुपए था तो कल जो गुजरा हुआ कल है, हो सकता है कल जो गुजरा हुआ है उसमें 120 रुपए पर पाउंड था, या 130 रुपए था, 110 रुपए या 105 रुपए पाउंड था, और आज 100 रुपए पाउंड हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर 5, 20, 25 रुपए का डिफरेंस मिल जाएगा। बट ये जो ब्रोकर होते हैं उन्होंने बल्क में खरीदा होता है, तो जरूरी नहीं होता कि इन्होंने 2 लाख केजी जो कल खरीदा तो वो सारा सेल हो गया होगा, वो इनके पास पड़ा हुआ है। और कल क्या रेट थे आपके पास, इनके पास थे 100 रुपए केजी के हिसाब से उन्होंने खरीदे थे। तो अब आपकी अगर पीआर अच्छी है ना, तो ये आज के रेट जो 120 रुपए के जो रेट है उस पर नहीं देगा। आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, आप बहुत अच्छे से उसके साथ काम कर रहे हो, या किसी भी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट है, उससे अच्छा रिलेशन है, तो वो आपको कल के रेट पे ही दे देगा। ऑटोमेटिकली आपको 20 रुपए का यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। अब याद रखना 20 रुपए एक पाउंड पे, और एक बेडशीट के अंदर कितना पाउंड यान रखता है, और 15,000 केजी और 15,000 पीसेस का ऑर्डर आपको मिला है, ठीक है, या 15,000 केजी आपने यान बनाना है चाहिए आपको, तो ये बहुत ज्यादा एंड में जाके बहुत आपको प्रॉफिट करता है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट आप कवर कर सकते हो। कहाँ कहाँ आप कॉस्ट कवर कर सकते हो? या तो फिर आप ओपन एंड पे करो, या स्पन यान पे करो, ठीक है, या तो सिंजन प्रोसेस से उसको गुजारो। प्रोडक्शन में सिंजन के बाद स्काउरिंग भी होता है, ब्लीचिंग भी होता है, मॉइस्चराइजिंग भी होता है, फिर उसके बाद सन फ्रोज फिनिशिंग होती है। ये सारा फिनिशिंग प्रोसेस से हर कॉटन फैब्रिक गुजरता है, ठीक है। वो फैब्रिक प्रोसेस जैसे जैसे आगे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसको आप यूज करके आप अपनी कॉस्ट को कम से कम लेके आओ। एक चौथी तरीका भी होता है, वो बहुत आपको पीआर चाहिए होगा और उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे रेट मिल जाए। कई दफा कई ऐसी विविंग कंपनी होती है, जिस तरह स्पिनिंग कंपनी होती है ना, इस तरह से विविंग कंपनी होती है जिनको कमर्शियल कंपनी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है कि ये स्पिनिंग कंपनी से यान लेते हैं और ये फैब्रिक वीव करके रखते जाते हैं। तो अगर मुझे फैब्रिक की जरूरत है, कॉटन फैब्रिक की जरूरत है, तो मैं इनसे जाके डायरेक्ट फैब्रिक ही खरीदूंगा। मैं यान मान नहीं खरीदूंगा, ना उसको खरीदने के बाद वीव करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, सिंजन प्रोसेस करूंगा, मैं बना बनाया खरीदूंगा और उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी अगर आपकी पीआर बहुत अच्छी है विविंग इंडस्ट्री से, तो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है, तो आज के जो यान के रेट है उस पर नहीं हो देते,
वो जो रेट उनको पड़े हुए होते हैं और जो उनके पास जो स्टॉक मेंटेन होता है वो महीना पुराना भी होता है, 15-20 दिन पुराना भी, तो महीना 15-20 दिन पुराने के रेट में बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको कम से अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि पहले रेट ज्यादा थे अब रेट कम हो गए, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी कितनी भी पीआर होगी वो लॉस में नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई मैंने तो ये 150 रुपए दिया था, आज भले 100 रुपए हुआ है, बट वो आपको 150 रुपए देगा, उसकी मजबूरी है। वो फिर क्या करेगा, वो नहीं देगा, या तो बल्क में लोगे तो थोड़ा सा वो प्राइस कम कर देगा, तो आपको बल्क में तो चाहिए नहीं है, आपको तो सिर्फ 15,000 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो ये 4 तरीके हैं जिसको आप करके, स्टडी करके, इस पे अमल करके आपकी फैक्ट्री, आपका बिजनेस कभी भी नुकसान में नहीं जा सकता। फर्दर इसके अंदर हम और भी टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।